नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शरद देशमुख, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट फ्रॉम मेडिलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, नासिक, महाराष्ट्र। अब मैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये एक हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल अवेयरनेस चैनल है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करें। आज हम पैनक्रियाज और पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं पैनक्रियाज क्या है, उसके कारण होने वाली बीमारी जिसको हम पैनक्रेटाइटिस कहते हैं वो क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, पैनक्रेटाइटिस होने के कारण लक्षण, उसका निदान कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और जिन पेशेंट्स को पैनक्रेटाइटिस हुआ है उनको क्या डाइट लेना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनको बार बार ये तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक चपटी लंबी ग्रंथि है जो अपने पेट के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ आंत के बाजू में स्थित होती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये अपने खाने को डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार करती है और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिनका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये हार्मोन्स अपने ब्लड की शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो जब हमारा खाना स्टमक से छोटे जिसको हम डियोडेनम कहते हैं वहाँ पे आता है, तब पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है और उसके साथ साथ लिवर का जो पित्त है जिसको हम बाइल बोलते हैं, ये भी पित्त के नली में से आंत में आता है और ये पैनक्रेटिक जूस और पित्त खाने के साथ मिक्स होके फैट और प्रोटीन डाइजेशन को हेल्प करता है। तो अभी हम जानेंगे पैनक्रेटाइटिस के बारे में। तो पैनक्रेटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज को सूजन आना। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और दूसरा है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का मतलब है कि पैनक्रियाज को अचानक से सूजन आना, और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में जो सूजन है ये लंबे समय से लगातार और बार बार आने के कारण अपनी जो पैनक्रियाज है ये परमानेंटली डैमेज होती है और इसे हम क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। अब हम जानेंगे पैनक्रेटाइटिस होने के कारण क्या है। तो 60 to 70% पेशेंट्स में सबसे कॉमन कारण है पित्ताशय की पथरी और दूसरा है अल्कोहल। तो पित्ताशय की पथरी जो है ये पित्ताशय के नली में आके पैनक्रियाज का जो रास्ता है उसको रोकती है। उसके कारण जो पैनक्रियाज के एंजाइम्स है ये पैनक्रियाज में रिलीज होके पैनक्रियाज को ही डैमेज करते हैं, उसको ऑटो डाइजेस्ट करते हैं। इसके कारण पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरा है, समझो आप एक ही टाइम पे ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं जिसे हम बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। जैसे 5 से 6 ड्रिंक्स एट वन टाइम आप लेते हो तो आपको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी पैनक्रियाज को धीरे धीरे डैमेज होता है और वो परमानेंटली डैमेज होकर आपको क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो हम उसके अलावा है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जैसे कोविड, या कुछ मेडिसिन आप ले रहे हो जैसे एपिलेप्सी की मेडिसिन, HIV की मेडिसिन, या फिर कुछ कैंसर की मेडिसिन से भी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। आपके खून में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। या फिर हमें कुछ पेट को मार लगे, जैसे बच्चों में साइकिल का हैंडल लगना या फिर स्कूल का बेंच लगने के कारण, या अडल्ट्स में गाड़ी चलाते टाइम पे स्टीयरिंग लगने के कारण पैनक्रियाज को डैमेज होकर पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा बार बार पैनक्रेटाइटिस के एपिसोड्स होने के कारण है जन्म से ही आपकी जो पैनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम है उसकी एनोमली होना, जिसको हम पैनक्रेटोबिलियरी एनोमली कहते हैं या फिर पैनक्रेटिक डिविजन कहते हैं, या फिर आपको ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें आपको पैनक्रेटाइटिस के रिपीटेड एपिसोड्स हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि समझो पैनक्रियाज को बार बार डैमेज होने के कारण पैनक्रियाज की जो डक्टल सिस्टम है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है,
ये फूल जाती है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं, तो इसे हम क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो ये सब हो गई पैनक्रेटाइटिस होने के कारण। अभी हम देखते हैं पैनक्रेटाइटिस के लक्षण क्या है। तो जब हमारे पास कोई पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट आता है, उसको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है जो अचानक शुरू होता है। ये दर्द जो है बहुत सीवियर होता है, जो घुटनों पे बैठने पे या फिर उल्टा सोने पे उसको थोड़ा रिलीफ होता है। ये दर्द पीठ की तरफ रेडिएट होता है। दर्द के साथ पेशेंट को उल्टियाँ होती है, नॉजिया फीलिंग होता है, और पेट में आंत का गैस जो है न निकलने के कारण, उनकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम होने के कारण पेट फूल जाता है। और ऐसे टाइम पे ये पेन जो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है और वो उसको इंजेक्शन से ही राहत मिलती है। तो पैनक्रियास के जो सिम्टम्स है, जो भी लक्षण है, ये उसकी सिविरिटी पे डिपेंड होती है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो है ये 3 प्रकार में डिवाइड होता है, जिसको हम माइल्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, मॉडरेट या सीवियर पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। समझो माइल्ड पैनक्रेटाइटिस है तो इसको सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होता है, जो थोड़े समय में 3, 4, 5 दिन में पेशेंट को राहत मिल जाती है और उसके बाद पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और नॉर्मल खाना खाने लगता है। इसके बाद समझो मॉडरेट या सीवियर पैनक्रेटाइटिस हो तो इसमें पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस होता है और इसके कारण आपके पेट में पानी हो सकता है। पैनक्रियास के बाजू में नेक्रोसिस होके, फैट नेक्रोसिस होने के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण कलेक्शन होता है, जिसमें इन्फेक्शन होके पेशेंट को बुखार आ सकता है, उसके हार्ट का रेट बढ़ता है। समझो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे किडनी, लंग्स या हार्ट, ब्रेन होने के कारण पेशेंट को कभी कभी आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। यूरिन नहीं हो रहा हो, जब किडनी ज़्यादा डैमेज हुई हो तो उस टाइम पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी लग सकता है। तो ये हो गई एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लक्षण। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को बार बार पेट में पेन होता है, जो पेन सिमिलर होता है जो पीठ की तरफ जाता है, और ये पेन खाना खाने के बाद होता है। समझो पेशेंट हेवी खाना खाता है, एक ही टाइम पे ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा ऑयली खाना खाता है, तो ये दर्द प्रेसिपिटेट होता है और ये इसके कारण मरीज जो है खाना खाने की मात्रा कम कर देता है, उससे उसका वेट लॉस होता है। कुछ पेशेंट्स में फैट डाइजेशन न होने के कारण ये मरीजों को जो स्टूल है वो ऑयली होता है और बदबूदार होता है, तो इसके कारण भी फैट लॉस होने के कारण भी पेशेंट का वेट लॉस होता है। और जैसे मैंने कहा कि पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में ये बीटा सेल्स डैमेज होने के कारण इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी हो सकता है, जिसे हम पैनक्रेटिक डायबिटीज़ ऐसे कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, निदान कैसे करते हैं। तो जो ऊपर दिए हुए लक्षण वाला कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें सीबीसी, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके साथ साथ हम अमाइलेज लाइपेज टेस्ट करते हैं। समझो अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है तो इस पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन, हम इस पेट की सोनोग्राफी करने को बोलते हैं, जिसमें पैनक्रियास को सूजन पता चलती है, उसके बाजू में कुछ कलेक्शन हो, पित्त की पथरी या फिर पेट में पानी, ये सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम समझो हमें सिविरिटी पता करनी है पैनक्रेटाइटिस की, या हमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो ऐसे समय पे हम सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें हम MRCP मीन्स MRI और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी भी करने को बोलते हैं, जो हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पैनक्रियाटाइटिस 2 प्रकार का होता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस समझो माइल्ड है तो पेशेंट को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें पेन किलर और IV फ्लूइड रिससिटेशन देना होता है, उससे मरीज और थोड़े दिन खाली पेट रख के मरीज अच्छा हो जाता है। लेकिन पेशेंट को सीवियर पैनक्रेटाइटिस हो और पेशेंट को मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर ऐसे पेशेंट को
हमें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, पेशेंट को खाली पेट रखना पड़ता है और समझो उसको उल्टियाँ हो रही है, पेट ज़्यादा फूल रहा है तो नाक में से नली डाल के वो फ्लूइड और गैस निकालना पड़ता है। उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ती है, फ्लूइड रिससिटेशन करना पड़ता है और पेन किलर देनी होती है। समझो पेशेंट को कुछ किडनी या लंग्स पे असर हो तो फिर उस तरह से हमें आईसीयू मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में पेशेंट को जिस कारण पैनक्रेटाइटिस हुआ है, जैसे समझो पेशेंट अल्कोहल ले रहा हो तो उसे बंद करना होता है। उसके बाद पेशेंट को पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट मीन्स पैनक्रियास के एंजाइम के मेडिसिन होते हैं जो खाने के साथ लेने होते हैं। इससे हमें जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। इसके अलावा पैनक्रियास को डैमेज ज़्यादा ना हो फ्यूचर में, इसलिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स होती है वो हम चालू करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स या B12 की कमी दिखी गई है, इसमें हम ये फैट सॉल्युबल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या B12 सप्लीमेंट भी चालू करते हैं। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि पैनक्रेटाइटिस न होने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो जो कोई पेशेंट ड्रिंक कर रहा है या अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। उसके साथ साथ टोबैको या स्मोकिंग हो तो उसको भी बंद करना चाहिए। हम जब खाना खा रहे हैं तो एक ही साथ बहुत पेट भर के ज़्यादा फैट वाला फूड नहीं लेना है, थोड़े थोड़े समय के अंतर से हमें खाना खाना चाहिए। और इसके अलावा हमें समझो रेगुलर सोनोग्राफी या फिर ब्लड टेस्ट या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हमारे पेट में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन हो नहीं रहे हैं ना, जैसे पैनक्रेटिक डायबिटीज़ या फिर पैनक्रेज में गांठ होना, कैंसर होना, ऐसे इस तरह का हमें रेगुलर टेस्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पैनक्रेटाइटिस के बारे में जानकारी। मैं डॉक्टर शरद देशमुख, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट फ्रॉम मेडिल्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नासिक, महाराष्ट्र। अगर आपको इसके अलावा कुछ प्रश्न है पैनक्रेटाइटिस के बारे में तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं medilewhospital@gmail.com। धन्यवाद।